हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आपके चेहरों पे मुस्कान होगी। ईश्वर इसी प्रकार आपके चेहरे पे मुस्कान को बनाए रखे। स्कूल स्टडी का ये चैनल है और इसका उद्देश्य ये है कि ये प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को एक शानदार कंटेंट, एक दमदार कंटेंट उपलब्ध कराया जाए, एक दमदार पढ़ाई उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि ये 10वीं क्लास में या बोर्ड के एग्ज़ाम में या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जिस भी क्लास में हैं उसमें एक शानदार परसेंट लाएं और आगे के भविष्य को मजबूत बनाएं। तो मुझे लगता है जो बच्चे इसको देख रहे हैं वो अगर 90% की तैयारी के अनुसार इसको देख रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप इससे कम की तैयारी का सपना रखते हैं तो बिल्कुल आप इसको ना देखें, आपके लिए नहीं है। क्योंकि इस पे मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल और बहुत बड़े स्तर पे और चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। उद्देश्य ये रहेगा कि ये बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ ही ज़िंदगी में कभी भी अगर आपके पास आता है, चाहे वो MPPSC की परीक्षा हो, चाहे UPSC की परीक्षा हो, चाहे आप और भी बड़े अधिकारी अगर बनते हैं, तो इन चीज़ों को आप टैकल कर पाएँ, हैंडल कर पाएँ और बारीक से बारीक और मोटी से मोटी चीज़ समझ पाएँ। तो फिलहाल आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण लेट भी है और थोड़ा सा अव्यवस्थित है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें आपको जो है वो एक शानदार ज्ञान, शिक्षा और कंटेंट दे पाऊँ। तो पहली बात तो ये कि हमारा पैटर्न ये नहीं रहने वाला है, हम लोग किताब के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए कि आपके पास कोई ऐसा कंटेंट हो जो सेम मेरे पास खुला हो। तो हम कोई नोट्स का तो काम करते नहीं हैं, तो हम लोग किताब के साथ पढ़ेंगे। जब कल से हमारी क्लास होगी तो आपके पास जो किताब खुली रहेगी वही मेरे पास किताब खुली रहेगी, NCERT की किताब जो आपकी कक्षा 10th में चलती है, जो पहला चैप्टर ज्योग्राफी या भूगोल का है। दोनों हम उसी किताब के आधार पर तैयारी को करेंगे। लेकिन आज जो कि पहली क्लास है तो थोड़ी सी व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, इसलिए हम सीधा बना बनाया टिफिन खाने वाले हैं। बना बनाया टिफिन मतलब ऐसा है कि हमने अभी चैप्टर नहीं पढ़ा है, हम केवल और केवल अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे, अपनी 9वीं तक की समझ के आधार पे इन प्रश्नों के उत्तर कोशिश करेंगे कि दे पाएं, और देने के साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दूं इन प्रश्नों को कि आपके अगर पेपर में 10वीं में अगर ये आ जाते हैं तो आप यहाँ से समझ के और वहाँ लिख दें। ठीक, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो सीधा है कि हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, लेकिन कल से जो आपकी क्लास होगी उसमें क्वेश्चन आंसर सीधे नहीं होंगे। आपको करना क्या है कि आपको किताब को खोल के रखना है और पास में एक रजिस्टर, पेन, ये 2-3 चीज़ें रखना है, जिससे कि आप नोट्स बनाते जाएं, आप कंटेंट को क्लियर करते जाएं। क्योंकि होगा क्या कि देखो मैं बहुत सारी बातें करूंगा, पेपर आते आते ये चीज़ें बहुत बढ़ जाएंगी तो आप लोग भूल जाओगे। तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हम नोट कर लें, लिख लें, जिससे ये याद रहें। ठीक, तो आज तो आप लोग केवल और केवल शांति के साथ पेन और कागज, पेन और एक रजिस्टर लेके बैठे, एक रजिस्टर बना लें आप सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, कक्षा 10 इस पर डाल लें, अपना नाम, अपने पिता का नाम, और पास में कोने में परसेंट भी डाल लें कि सामाजिक विज्ञान का हमने शुरू कर दिया और 90% वाले बच्चे हैं। तो आपको ये बार बार जहन में रहेगा, आप किसी एक ऐसे लापरवाही वाले काम को नहीं करोगे जो कि आपकी पढ़ाई को बिगाड़े। क्लियर है? तो मैं आपको एक एक करके ये शुरू कर देता हूँ समझाना पढ़ाना। क्लास रिकॉर्डेड है, आप कमेंट कर देना, मैं पढ़ लूँगा और बाकी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि कल से हम लोग इन चीज़ों को लाइव कर पाएँ, जिससे कि ये थोड़ी सी और बेटर हो पाए। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास मतलब एक तरह से बना बनाया है, जैसे हमने पढ़ लिया है पहले और हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ये पैटर्न नहीं होता है, पैटर्न ये होता है कि पहले पढ़ा जाता है चैप्टर को, फिर क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। लेकिन जैसा कि आज शुरू करना था, तो कहानी का पहला पार्ट शुरू होता है ऑब्जेक्टिव से। अच्छी बात यह है कि अब लगभग हर बोर्ड में भर के ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, जिससे परसेंट भर के बनती है। हम लोग जब पढ़ते थे तो इतना ऑब्जेक्टिव का प्रभाव नहीं था, तो आपके लिए ये खुद एक तरह से अच्छी बात है कि आपको भरपूर मात्रा में ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं। तो पहले 3 इसमें सरल सिंपल ऑब्जेक्टिव दिए हैं। इसमें दिया ये है, पहला ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि बहुविकल्प, मतलब बहुत सारे विकल्प हैं, उनमें से सही विकल्प को चुनना है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में, पंजाब भारत का एक प्रदेश है, समझते हैं आप। पंजाब ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंज प्लस आब। ठीक है, तो ये एक संधि विच्छेद भी है। हिंदी वाले बच्चे अगर समझ पाए तो करना, अगर आपको आए तो पंजाब का कॉन्सेप्ट क्या है? पंच माने 5 होता है और आब माने बहाव होता है, प्रभाव होता है, बहना होता है। तो 5 नदियां जिस क्षेत्र में बहती हैं उसे पंजाब कहा गया था। हमारे भारत में भी एक पंजाब पड़ता है और पाकिस्तान में भी एक पंजाब पड़ता है।
ठीक है। अब पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। कौन सी है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक ऐसा पहला शहर, एक ऐसा शानदार शहर है जिसे हड़प्पा की ग्रिड पद्धति पर या जिस प्रकार हड़प्पा को सजाया गया था, बनाया गया था, वैसे ही चंडीगढ़ को बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, चंडीगढ़ केवल पंजाब की राजधानी नहीं है, हरियाणा की भी राजधानी है। 2 प्रदेश की राजधानी है चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा। अब क्वेश्चन का दूसरा पहलू क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण, भूमि माने जमीन, मिट्टी, खेत, निम्नीकरण माने उसका खराब होना, बिगड़ना, बिचलना या अपने मुख्य उपयोग से वो बाहर निकल जाए। खेत का या जमीन का काम है कि वो उर्वरक करे, उस पर पैदावार हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो अनाज हो। लेकिन पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है या कौन सा कारण मुख्य है? तो देखो, है तो ये सारे ही कारण, लेकिन इन लोगों ने क्या पूछा है? मुख्य कारण। हमें बताना है कि जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो, जो सबसे ज्यादा पंजाब में रिलेट करता हो। तो इसमें सबसे सही आंसर तो जो है वो है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे पंजाब उसका नाम है कि वहां पे भरपूर मात्रा में नदियां हैं, तो भरपूर मात्रा में पानी है। अब पानी ज्यादा है तो किसान क्या करते हैं कि एक साल में 4 या 5 फसल लेने की कोशिश करते हैं। तो वो भरपूर मात्रा में पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, खरपतवार नाशी या फिर ये दवाओं का उपयोग करते हैं और बहुत सारा पानी उपयोग करते हैं और सूरज की रोशनी उन्हें भरपूर मात्रा में मिल रही है। तो वो उस पेड़ से ज्यादा जो है, आप ये सोच के देखो, एक गाय से आप कितना दूध निकालोगे? ज्यादा दूध निकालोगे तो गाय जो है हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो जाए, वो लात मारने लगे, हो सकता है वो और दिक्कत हो जाए। तो यही है कि भूमि का भी एक निश्चित पैमाना है कि आप उससे एक साल में 3 फसल लो, उसके बाद उसमें फिर छोड़ो, फिर फसल लो, और एक पूरा फसल चक्रण है कि आप किन फसलों के बाद कौन सी फसल उगाएंगे, पानी वाली के बाद बिना पानी वाली, फली के बाद रेशे वाली, तेल तलहन के बाद दलहन। लेकिन पंजाब के किसानों से इस प्रकार का काम नहीं किया। उन्होंने पानी ज्यादा था तो उन्होंने भरपूर उसका अंधाधुंध उपयोग किया और ज्यादा पानी की वजह से फसल तो ज्यादा मिली, लेकिन अब वो जमीन पे एक परत जम चुकी है, एक कैल्शियम का आवरण जम चुका है, जिससे वो धीरे धीरे जमीन अनुपयोगी होने लगी है। तो आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे जो पंजाबी लोग हैं वो देश के अन्य अन्य भागों में आ गए हैं, बस गए हैं, और वो अब इधर खेती करने लगे हैं, और वो भूमि लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में बिगड़ चुकी है। एक क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में, आप दोगे आगे जाके कभी कलेक्टर का एग्जाम, कि अत्यधिक लाभ नस्लों को बर्बाद करता है। तो आप जब लालच करने लगते हो किसी भी चीज से कि मैं इस मुर्गी को काट के और सोने का अंडा निकाल लूं, आपको ऐसा अगर लगने लगता है कि नहीं, अब मैं लेता जाऊं, और आप उसके बदले में भी कुछ नहीं दे रहे हैं और आप आवश्यकता से ज्यादा ले रहे हैं, तो फिर क्या है कि वो नुकसान करने लगता है। तो यही हुआ है पंजाब में, जहाँ भरपूर मात्रा में संसाधन थे, लेकिन अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करने की वजह से वो भूमि कैसी है, वो उस पर कैल्शियम की परत है। ठीक। अति पशुचारण मतलब ये होता है कि आप ज्यादा अगर पशुओं को चराओगे तो वो मिट्टी के छोटे छोटे उनको, अगर वनस्पतियों को या छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं घास को खा रहा है, तो वो मिट्टी उससे क्या हो जाती है, छूटने लगती है, तो वो बह जाती है जल्दी, उनके खुर से दब के टूटती है, फिटती है, तो उससे मिट्टी का नुकसान होता है। वन उन्मूलन मतलब अगर आप वनों को काट दोगे तो मिट्टी पे पकड़ छूट जाएगी और वह मिट्टी बह जाएगी। आप वनों को काट दोगे तो फल भी ना मिलेंगे, और बादल जो निकल के जा रहे हैं वो वर्षा के लिए आकर्षित नहीं होंगे, तो बहुत नुकसान है। और गहन खेती मतलब ज्यादा से ज्यादा उगाने वाली स्थिति, बार बार उगाने वाली स्थिति, ऐसी फसलें उगाना जो अत्यधिक उत्पादन देने की क्षमता रखते हो वो। लेकिन आंसर क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि को खराब करने में निम्नलिखित कारण क्या है कि अधिक सिंचाई की गई है। ठीक है, याद रहेगा हमेशा, अच्छी बात। अत्यधिक सिंचाई माने समझे ना, बहुत ज्यादा पानी अगर गेहूं को देना है तो 3 बार देना है, लेकिन ये लोग कोशिश करते हैं कि हम 5 बार पानी देके और ज्यादा दमदार और ज्यादा मात्रा में गेहूं प्राप्त कर लें। ऐसे बार बार किया तो वो फसल की नस्ल बिगड़ने लगी। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती होती है? तो देखो, आप सीढ़ीदार या सोपानी उसमें दिया है, सीढ़ीदार ऐसा होता है, आपको शायद देख ना पाया हो मेरी वजह से, ये सीढ़ीदार, ये ऐसा सीढ़ीदार होता है। आप सोच के देखो कि सीढ़ीदार खेती उसी जगह पे होगी जहां पे पर्वत पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस जगह पे तो सीढ़ी कोई बना ही नहीं सकता है, ऐसी सीढ़ी तो काम की ना है। तो हमारे इन प्रदेशों में से कौन सा प्रदेश है जिसपे पर्वत पाया जाता है? उत्तर प्रदेश का तो मैदान तो लिख ही दिया, तो ये बात तो हट जाती है। हरियाणा में भी मैदान है पानीपत का, तो यहाँ भी कुछ ना है। और पंजाब में भी समतल भूमि है, नदियों ने बहा बहा के पूरे ऊंचे नीचे क्षेत्र को बराबर कर दिया। पंजाब का तो मैदान है, वहां पे मालवा का मैदान पड़ता है। तो बचा क्या? उत्तराखंड। इसमें लिखा भी है खंड, और उत्तर में ये पड़ता है इसलिए उत्तराखंड।
तो उत्तराखंड जो है पूरा पर्वतीय हिल स्टेशन वाला क्षेत्र है। वहां पे जगह जगह आपको, आपने कभी सुना हो कि केदारनाथ बद्रीनाथ जाते समय वो बस खाई में गिर जाती है। तो खाई में गिरना मतलब क्या है कि वो ऊंचाई से ही तो गिरेगी ना। तो ये अभी गिरी है, कल परसों ही टीवी पे आ रही थी। तो मतलब यहाँ पे बार बार पर्वत पड़ते हैं, उन पर्वतों पे बीच पे रोड बना दी गई है, उन पर्वतों के बीच से ही नदियां निकलती हैं, उनके बीच में होटल रेस्टोरेंट घर मकान 50 तरह की चीजें बनी हैं। परिणाम स्वरूप होता है क्या है कि वो पर्वत कभी कभी खिसकने लगते हैं, फिसलने लगते हैं, दहलने लगते हैं। आसपास में नदी बांध और मशीन और बहुत सारे उद्योग धंधे व्यापार रोजगार खेती, तो इनके चक्कर में एटमोस्फेयर बिगड़ा और वो पर्वत अपनी जो है वो ऊपर से अपना मलबा गिराने लगते हैं। तो कोशिश क्या की जाती है कि इन क्षेत्रों में कैसी खेत बनाए जाएं, ये सीढ़ी वाले, क्योंकि सीढ़ी वाले अगर खेत रहेंगे ना तो कम से कम एक तो मृदा, यहाँ से पानी नहीं बहेगा एकदम से, पानी तो आपने खेत में पानी दिया पूरा पानी बह जाएगा, मिट्टी नहीं सोख पाएगी। तो सीढ़ी अगर बना देंगे तो पानी को अच्छे से वो पी लेगी, खेती करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर यंत्र या मशीन चलाई जा रही है तो उसको एक समतल सरफेस मिलेगा। ठीक, इंसानों को रुकने में खड़ा होने में दिक्कत नहीं आएगी, वो व्यवस्थित तरीके से खेती कर पाएंगे। तो पूरे भारत में एक उत्तराखंड होने को तो और भी राज्य हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर कौन सा राज्य है? उत्तराखंड राज्य है, जिसमें कैसी खेती की जाती है? सीढ़ीनुमा। कौन सा? उत्तराखंड। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी या काली मृदा पाई जाती है? तो देखो काली मृदा की कहानी क्या है। भारत या फिर विश्व में जिस जिस जगह पे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, जिस जिस जगह पे ये वोल्केनो जो है ये फूटा है और फूटने के बाद ठंडा हुआ है, उन सभी जगह पे क्या बनी है? काली मिट्टी बनी है। ज्वालामुखी फूटने से बेसाल्ट चट्टाने, वो लावा जो है ठंडा होकर बेसाल्ट चट्टाने बनाता है और हजारों वर्षों बाद वही चट्टाने टूट टूट के काले रंग के जो है वो बारीक चूर्ण में मृदा के रूप में फैल जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो अब हमारे जो मुख्य रूप से निकल के आते हैं काली मृदा वाले राज्यों में, ये भारत का जो है नंबर 1 एक महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पूरे भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद फिर आपका छत्तीसगढ़ आ सकता है। तो हम समझे गए हैं मूल रूप से महाराष्ट्र है जो लावा निर्मित बेसाल्ट चट्टानों पे बना है। भरपूर मात्रा में काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। और नंबर 1 इस काली मिट्टी को कहा जाता है कपासी मिट्टी। इसको रेगुर भी कहा जाता है, लेकिन इसे कपासी भी कहा जाता है, क्योंकि कपास की खेती सबसे शानदार तरीके से अगर होती है तो वो काली मिट्टी में होती है। तो मध्य प्रदेश में सेकंड नंबर है कपास, महाराष्ट्र में नंबर 1 है कपास, महाराष्ट्र में काली मिट्टी भी नंबर 1 है। और कपास के लिए जो एटमोस्फेयर होता है, नमीदार वायु, सस्ते श्रमिक, मशीन फैक्ट्री, वो भी सब महाराष्ट्र में नंबर 1। ठीक, कपास को सुनहरा रेशा या गोल्डन रेशा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा रेशा है जिसके आप कपड़े और बहुत सारी चीजें बना के पैसा लाभ कमा सकते हो। तो क्वेश्चन का आंसर क्या था कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाएगी? तो काली मिट्टी का कॉन्सेप्ट ये है, आपने अगर भारत में मृदा वाला पूरा चैप्टर पढ़ा है, हम कोशिश करेंगे कल उसको करें, भारत का मैप बना के हम यहाँ पे अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे मृदा को जमाने की। जब आप जानोगे कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आपको काली मिट्टी मिलेगी, मध्य प्रदेश में काली मिलेगी, छत्तीसगढ़ में काली मिलेगी, राजस्थान आपका पूरा सूखा है, यहाँ पे आपको रेगिस्तान मिलेंगे। मतलब कैसी मिट्टी मिलेगी? रेगिस्तानी, ठीक है, जिसमें पानी की कमी हो, जिसमें ह्यूमस की कमी हो, जिसमें मिनरल मिल सकते हैं, लेकिन जिसमें आपको ज़्यादा फसलों की संभावना नहीं मिलेगी। ठीक, जम्मू कश्मीर आपका पूरा बर्फ से है, पूरा पर्वत से है, तो वहाँ पे पर्वतीय मिट्टी और बर्फीला क्षेत्र है, तो पानी पी लिया है उस मिट्टी ने, तो कोई इतना ज़्यादा कोई उपयोग नहीं बचा, उस पर पड़ा ही है पानी, गल जाएगी, खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। ठीक है, झारखंड जो है वो खनिज बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे अगर मिट्टी उपजाऊ होती तो वो उसको खोदते क्यों? सही है ना, मिट्टी वहीं की खोदी जाती है जहाँ की उपजाऊ ना हो, ताकि वो कोशिश करते हैं कि इसके नीचे से कुछ मिल जाए। मध्य प्रदेश में तो किसान मतलब समृद्ध है, खेत में ही उसे बहुत भरपूर मात्रा में अनाज मिलता है, तो वो खोद के पेट्रोल डीजल कोयला सोना चांदी को नीचे जाके देखते ही नहीं है। लेकिन झारखंड में तो खुदाई चलती है, कोयला और बहुत सारे खनिज, मैग्नीज और ये वो, तो ये इनकी मिट्टी भी खराब है। ठीक है, तो आपने तीनों ऑब्जेक्टिव समझे, कोशिश की गई है कि इन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड इधर उधर की 50 बातें भी अगर हो तो आपके समझ में आ जाए। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो केवल और केवल एक शुरुआत है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे है। कारण क्या है कि हम लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है और हम लोग सीधा इस पे ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन आंसर करने लगे। और कारण सिर्फ इतना सा है कि टेक्निकली रूप से आज मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ इस पे। अगर मैं लाइव आ जाता तो मैं आपको पहले पार्ट पढ़वाता
इसको ऐसे पढ़ो, यहाँ निशान लगाओ, यहाँ अंडरलाइन करो, यहाँ गोला बनाओ, इसको नोट करो, इसको छोड़ो, इसको आगे बढ़ो, इसको कट करो, इस पे ओम बनाओ, ऐसे करते हुए हम आगे चलते। लेकिन अब वो आज ऐसा है, इसलिए आप सुन लो केवल इसको, क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेना। हम कल से कोशिश करेंगे कि लाइव आएँ और आपको किताब बाई किताब, पेज बाई पेज, लाइन बाई लाइन चीज़ें पढ़ाएं, जिससे कि आप पढ़ना सीख जाओ। क्योंकि ये स्थिति तो क्या है कि ये मैं आपको एक तरह से पका पकाया खाना दे रहा हूँ। अब मैं आपको 1 दिन दे दूंगा, 2 दिन दे दूंगा, 3 दिन दे दूंगा, 10 दिन तो नहीं दे पाऊंगा। और ये ऑब्वियस बात भी है कि आपको रोज होटल पे खाना थोड़ी खिलाया जा सकता है। इसलिए कोशिश करेंगे कि कल से आपको खाना बनाना सिखाया जाए, कि कैसे तरीके से चीज़ों को पढ़ा जाता है, कैसे क्वेश्चन आंसर निकाले जाते हैं, कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। तो आप एक सब्जेक्ट का सीख जाओगे तो आप सारे सब्जेक्ट में करने लगोगे। ठीक, कमेंट करते रहना, जिससे मुझे पता चले बाद में कि आपको समझ में आया है। ठीक है, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो बाद में भी आराम से देख लेना। कल स्कूल आओ उससे पहले पहले सारा देख लेना। चलो अगले क्वेश्चन देखो, 30 शब्दों में उत्तर देना है। 30 शब्दों की कहानी ये है। क्वेश्चन है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ये आंसर हमने पहले ही दे लिया है कि भारत में मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे 3 राज्य हैं जहां काली मिट्टी है, काली मृदा पाई जाती है, और इसमें प्रमुख रूप से कपास की खेती की जाती है। कपास और सोयाबीन भी लिख देना आप, कपास एवं सोयाबीन जैसी फसलों की खेती की जाती है। ठीक है, ये बात हो चुकी थी। 3 राज्यों के नाम तो 3 यही हैं। महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे आता है एमपी, और नंबर 3 पे आता है छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। मध्य प्रदेश की कैपिटल आप सब लोग जानते हो, इसलिए कमेंट करोगे। और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। ठीक, कैपिटल माने राजधानी। अब मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो कपास, जिसका साइंटिफिक नेम मालावेसी कपास, मालावेसी होता है इसका, और मुख्य रूप से मालवा में कपास पाया जाता है। ठीक है, तो ये रिलेट भी करता है एक दूसरे को। वैसे मालवा शब्द जो है वो पंजाब से लिया गया है, क्योंकि पंजाब में भी एक मालवा का क्षेत्र है, तो उस बात को इग्नोर करो, आप बिगड़ जाओगे, वो एमपीपीएससी का टॉपिक है। आप अपने उसमें आओ। तो कपास का साइंटिफिक नेम मालावेसी है। ठीक है, हमारे मालवा में ही सबसे ज़्यादा ये होता है। खंडवा एवं खरगोन को सुनहरा जिला कहा जाता है। मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, एक का नाम है खंडवा और एक का नाम है खरगोन। इनको क्या कहते हैं, सुनहरे जिले। ठीक, गोल्डन डिस्ट्रिक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कपास सबसे ज़्यादा होता है। काली मिट्टी सबसे शानदार वाली इन जिलों में सबसे ज़्यादा है, तो वो उस पर कपास होने से, क्योंकि आप सोच के देखो कि उससे कपड़ा बन रहा है तो उसकी बिके ज़्यादा, उसका लट्ठा कह दो या उसका गट्ठा कह दो, वो महंगा बिकता है। ठीक, पूर्वी तट के नदी, इसको साफ कर लेता हूँ थोड़ा। समझ में आ रहा हो तो कमेंट करना, और अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो ना तो मुझे बताना कल। अगला दूसरा प्रश्न निकल के आता है फिर कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, क्योंकि हम लोग बिना पाठ पढ़े पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि नहीं पता। पूर्वी तट तो 4 दिशाएं होती हैं। सबसे पहले उत्तर, ठीक, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर कौन से वाले तट की बात करी, पूर्वी तट। अब हम इंडिया के अगर मैप को देखते हैं, ये हमने थोड़ा सा विचलित प्रकार से मैप बनाने की कोशिश की। पूर्वी तट के नदी डेल्टा मतलब इस वाले क्षेत्र की बात चल रही है, पूर्वी तट के, ठीक, इस क्षेत्र की बात चल रही है। अब पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर, नदी डेल्टा क्या होता है, डेल्टा क्या है शब्द, डेल्टा वो है जब कोई भी नदी समुद्र में मिलती है, तो समुद्र में वो जब जाती है तो एक रास्ता बनाती है, तो उस रास्ते पे वो बहुत प्रकार के अपने साथ अवसाद लेके आती है, अपने साथ बहुत प्रकार की मिट्टी, कीचड़, दलदल और बहुत सारे जीव जंतु अवशेष, मतलब पता नहीं क्या क्या वो लेके आती है। और जब वो समुद्र में जाती है ना, तो समुद्र में मिलने से पहले वो समुद्र के किनारे पे ये पूरा अवसाद छोड़ देती है। आप समझना ऐसे कि जल के द्वारा
जो जल के द्वारा जो अवसाद प्रवाहित होकर आता है ना, वो समुद्र के किनारों पर रुक जाता है, उसी को डेल्टा कहते हैं। ये डेल्टा अपने आप में देखो बड़ा टॉपिक है। 5 प्रकार के डेल्टा पाए गए हैं। पक्षीपात डेल्टा होता है, त्रिकोणीय डेल्टा होता है, ठीक, और वृक्षानुमा डेल्टा होता है, तो वो तो देखो कहानी अलग है। दूसरी बात, डेल्टा और एस्चुरी एक अलग टॉपिक है, वो भी कहानी अलग है। लेकिन आप 10वीं के बच्चे हो तो पहले आप अपने सिलेबस का पकड़ो, फिर बाद में हम कभी यूपीएससी एमपीपीएससी को देखेंगे। क्वेश्चन में ये बताया है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहली बात हम ये समझे कि पूर्वी तट मतलब भारत में एक पूर्वी तट है और एक पश्चिमी तट है। भारत में एक ये पूर्वी तट है और एक पश्चिम दिशा में पश्चिमी तट है। एक बात हम ये समझे। दूसरी बात, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा, मतलब नदियां डेल्टा बनाती हैं। यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी कोई नदी निकल के आ रही है और वो अगर यहाँ पे जा रही है तो वो समुद्र के किनारे क्या बना देती है, वो डेल्टा बना देती है। डेल्टा की डेफिनेशन क्या है कि नदी द्वारा जो अवसाद बहाकर लाया जाता है वो समुद्र के किनारों पर जमा देती है, उसी को डेल्टा कहा जाता है। वो विभिन्न आकृति का हो सकता है, ठीक है। अब इसका लाभ, हानि, गुण, दोष, फायदा, नुकसान, 50 तरह की चीजें हैं निकलने को तो। लेकिन अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा, जो कि बात ही चल रही थी कि ये मिट्टी तो बहा के ला रहे हैं, उस मिट्टी को समुद्र में ना मिलाते हुए इनने यहाँ पे जमा दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सी मिट्टी है, ये उपयोगी है कि नहीं है। तो इस मिट्टी का नाम है, जो जल के द्वारा, जो जल से रुढ़क के आई है, जो जल के द्वारा उड़ के आई है, उस मृदा को कहा जाता है जलोढ़। क्या कहेंगे, वो जब कह रहे हैं कि नदी द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, तो नदी द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी है, नदियों के किनारे पर जो पाई गई मिट्टी है, वो कौन सी है, वो जलोढ़ है। तो आपके एक प्रश्न का तो उत्तर ये होता है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो हम बताएंगे कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पहली बात तो ये हो गई है। दूसरी बात, इस प्रकार की मृदा की कोई 3 विशेषताएं बता दो। तो जलोढ़ मृदा की 3 विशेषताएं अगर हम देखें तो देखो क्या है। पहली बात तो हम यही समझे कि ये भारत में सबसे नंबर 1 पे है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई सी मृदा पाई जाती है तो वो जलोढ़ है। दूसरी बात, अगर सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है तो उसका नाम क्या है, जलोढ़। पूरे भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ अगर कोई सी मृदा है तो उसका नाम क्या है, जलोढ़। तीसरी बात, ये इसमें इसके 2 नाम पाए गए हैं। इसको तीसरे पॉइंट पे अगर हम जाएं, इसके 2 नाम पाए गए हैं। मतलब क्या है, जलोढ़ को 2 प्रकार से, वैसे तो इसका एक नाम है जो है आपका रेगुड़, तो काली मिट्टी को कहते हैं जलोढ़। खादर और बांगर, इसके 2 प्रकार पाए गए हैं। इसमें 2 वेराइटी आती हैं। एक का नाम होता है खादर और एक का नाम होता है बांगर, ठीक। खादर और बांगर का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, जैसे बांगर शब्द आप रिलेट कर सकते हो भंगार से। कैसे रिलेट कर सकते हो, भंगार से। भंगार सब लोग जानते हैं, वो घर के बाहर चिल्लाता है जो सुबह सुबह संडे के दिन कि जो भी आपके घर में टूटा फूटा प्लास्टिक, चमड़ा, जो भी कुछ है वो सब भंगार है, वो हमें बेच दो। उस भंगार का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो भंगार अनुपयोगी है, या मतलब इतना ज्यादा उपयोगी नहीं है। और खादर की अगर हम बात करें तो ये इसका उल्टा है। भंगार कम उपयोगी है, लेकिन जो ऊपर वाला है, खुद्दार कह दो जिसे, या खादर कह दो, ये ज्यादा उपयोगी है। अब ज्यादा उपयोगी और कम उपयोगी का कॉन्सेप्ट क्या, तो कहानी ये है कि जलोढ़ मृदा में, जलोढ़ मृदा कहाँ है, नदियों के किनारे जलोढ़ पाई जाती है। ये नदियों के किनारे जलोढ़ पाई जाती है। अब इसमें 2 वेराइटी हैं। एक वेराइटी का नाम है बांगर और एक वेराइटी का नाम है खादर। तो जो नदियों के जस्ट पास में होती है, जहां पे 100% वर्षा का पानी जाएगा, नदियां अपना प्रवाह उस क्षेत्र में लेके जाएंगी, हर साल उस नदी का प्रवाह वहां तक जाता है, उस क्षेत्र में मृदा पाई जाएगी खादर। ये ज्यादा उपयोगी होगी, ज्यादा उपजाऊ होगी, ज्यादा इसमें मिनरल होंगे और ज्यादा फसल देगी। लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां 10-12 साल में कभी बाढ़ का पानी या नदी का पानी या उपयोगी पानी पहुंच पाता है, तो इस मृदा का पानी से इतना संबंध नहीं हो पाता। तो ये कैसी हो जाती है, कम उपयोगी। इसमें अच्छी और शानदार तरीके से फसल नहीं उग पाती है, जितनी कि उसके विरोध में जितनी कि उसके पास में उग जाती है। तो हम समझे क्या है कि सबसे पहले तो ये प्रश्न में पूछा गया था हमसे कि भारत में
पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसका आंसर तो हम समझे कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जलोढ़ का कॉन्सेप्ट क्या है कि जलोढ़ भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। जलोढ़ भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। और दूसरी जलोढ़ खादर और बागड़ दो प्रकार की होती है। खादर माने जो नवीन जलोढ़ के मैदान है, और बागड़ माने जो प्राचीन जलोढ़ के पुराने जलोढ़। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए या उठाने चाहिए? मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इस प्रश्न का आप उत्तर दे दो, इसलिए मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। पहाड़ी क्षेत्र माने ढलान वाले क्षेत्र, जहाँ पर्वत ज़्यादा है, जहाँ मैदान नहीं है, यहाँ पे पठार नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वन नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? अब मृदा अपरदन को थोड़ा सा समझ लो। मृदा माने मिट्टी, और अपरदन माने उसका बह जाना, किन्हीं भी कारणों से, चाहे मानव की वजह से, चाहे प्रकृति की वजह से। मानव की वजह से कैसे? मानव गड्ढा खोद के ट्रॉली में भरेगा और लेकर दूसरी जगह जाके पटक देगा, तो ये तो मानवीय कारण है। और प्राकृतिक कारण क्या होगा कि पानी के बहाव में मिट्टी बह जाए, हवा के बहाव में मिट्टी बह जाए, या और अन्य कोई भी उसका, चाहे वो पर्वत के खिसकने से हो, चाहे वो और किसी कारण से हो। तो मानव या प्राकृतिक अन्य किसी कारण से, मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से अगर मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, परिवहनित हो जाती है, तो उसे कहते हैं मृदा अपरदन। मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तो अपने साथ वो यहाँ के अच्छे गुण या बुरे गुण लेकर दूसरी जगह जाएगी, तो दूसरी मिट्टी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और यहाँ की मृदा अगर बार बार जाएगी तो यहाँ पे कमी पड़ जाएगी, और वो इतना अच्छा उगेगी नहीं जो पहले उगती थी। तो अब प्रश्न समझो, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम कोशिश करें, वरना पहाड़ों की ढलान से पूरी मिट्टी बह जाएगी, उनमें पत्थर बचेंगे, फसल नहीं होगी। तो क्या करें? पहले प्रश्न का उत्तर है कि पहाड़ों पे सीढ़ी नुमा या सोपानी कृषि की जाए, ठीक, जिससे उनकी ढलान कम हो जाएगी और मृदा का क्या मिलेगा? मृदा को संरक्षण मिलेगा, मृदा को अपरदन में क्या होगी? रोकथाम। ठीक। दूसरी बात, आप जब खेती करें तो खेतों की बाड़ बनाएं, खेतों की मेड़ बनाएं, खेतों के चारों तरफ बाउंड्री बनाएं, या तो आसपास छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा दें, या फिर हो सके तो सीमेंटेड बाउंड्री बना दें, जिससे कि आपकी मृदा जाए नहीं, वो उड़ के भी अगर जाए तो कम से कम आप उसे खींच कर दोबारा पूरे खेत में प्रसारित कर दो। तो पहली बात तो ये कि पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा सोपानी खेती की जाए, जिससे कि मृदा नहीं बहेगी। दूसरी, खेतों के चारों ओर बाउंड्री या दीवार बनाई जाए, छोटे छोटे पेड़ लगाए जाएं, जिससे कि वो उसे रोक सके। ठीक। और भी काम हो सकता है कि आप पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो मानवीय हस्तक्षेप को थोड़ा सा कम करें, क्योंकि आप ऊपर जाओगे, फोटो खिंचाओगे, सीमेंट लेके जाओगे, बनाओगे, निर्माण करोगे, कुछ करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो आप चीज़ों को समतल अमतल करोगे, और हो सकता है कि आप उसकी मृदा को, क्योंकि ये उत्तराखंड वगैरह जाते हैं तो वहाँ से आसपास से लगातार ट्रक, बस, जीप, मोटर, कार धक 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 करके निकल रहे हैं, तो पर्वत हिल रहे हैं, धज रहे हैं, आसपास पानी रोक लिया जाता है बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े बड़े डैम बना दिए जाते हैं, तो उसमें जो लहरें कंपन उठता है उससे भी पर्वत खिसकने लगते हैं। तो मृदा अपरदन में आपका अगर तीव्र बहाव है तो उससे भी होगा, अगर आपका क्षेत्र में पेड़ नहीं है तो उससे भी होगा, अगर ज़्यादा पशुचारण हो रहा है, ज़्यादा जानवर उस क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो वो मृदा को ढीली कर देंगे, उससे भी होगा, ज़्यादा मानवीय हस्तक्षेप है तो वो उससे भी होगा, ज़्यादा औद्योगिकरण कर रहे हो तो भी उस मृदा में जो है वो आप बिगाड़ने वाले हो उसको, ज़्यादा आप विनिर्माण कर रहे हो, हाउस डेवलपमेंट कर रहे हो, तो भी आप उस मृदा का अपरदन करोगे, आप चीज़ों को समतल करोगे, यहाँ से वहाँ करोगे। ठीक। और मूल रूप से जो है वो आप सोपानी और सीढ़ी नुमा। तो मैं इसी मान के चल रहा हूँ कि आपने अगर इन पूरे चैप्टरों को रामायण की तरह भी सुना है तो ये आपका काम कर देंगे। आपके दिमाग में हजार बातें चली गई हैं, लेकिन ये पैटर्न इसलिए नहीं है क्योंकि आपने सुना है। मुझे पता है कि 90 नहीं 99% बच्चों ने केवल सुना है, उन्होंने लिखा नहीं है। और देखो बार बार सुनने से काम चलेगा नहीं। सुनी हुई चीज़ें तो कविताएं होती हैं, सुनने तो गाने सुने जाते हैं, सुन लिया, मजा आया और ठीक है। कपिल शर्मा का शो आता है, देख लिया जाता है, अच्छा लगा, हंस लिए, बोल लिए, भूल जाएंगे कल। लेकिन हम स्टूडेंट हैं, हमें तो क्या है कि चीज़ों को इस प्रकार से मथना है कि दूध से हम दही पे आए, दही से हम घी पे आए, घी से हम पनीर पे आ जाएं और पनीर को हम खा लें, जिससे कि वो हमें पोषण दे दे। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको इन चीज़ों को लिखना पड़ेगी, फिर लिखने के बाद याद करके फिर कम, फिर और याद करके कम, फिर टेस्ट लगा के, फिर उसका बार बार पेपर लगा के हम जैसे तैसे हो सके पूरी चीज़ को पाएँ कैसे, खाएँ कैसे। तो ये तो आपने सुना है, लेकिन कल से हम लोग कोशिश करेंगे लाइव बुक सामने रख के पढ़ेंगे। आप रजिस्टर भी रखोगे, किताब भी रखोगे।
कल मिलेंगे जब और इसको अच्छे तरीके से लाने की कोशिश करेंगे। आज मुझे लगता है कि काफ़ी है, आपका आधा घंटा मैंने लिया है और आपको बहुत सारी चीज़ें देने की कोशिश की है। इसे आराम से तल्लीनता से देखना, छोटे छोटे नोट्स बनाना, सुधारना, बिगाड़ना, कमेंट जरूर करना। कल और हम इसमें कुछ इनोवेटिव काम करके इसको और रोचक और व्यवस्थित और आपके लिए उपयोगी बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक देखो अपने माता पिता के चेहरों को, लो उनसे आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद के साथ, आपकी अटूट मेहनत के साथ और हमारे छोटे से सहयोग के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत और जय महाकाल। दोबारा कल मिलते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं।